गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा टोट्स का नेक्स्ट लेक्चर है, जहां हमारा जो टोटस लाइबिलिटी है, डेफिनेशन ऑफ टोट का जो हमने टॉपिक किया है, जहां हमने नेचर ऑफ टोट्स को भी समझा, उसके रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है हमारे पास उनको डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पहले 2 लेक्चर हमारे जो टोट के हुए हैं वो आप सबने जरूर देखे होंगे। कहीं किसी बच्चे का कोई डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपका, और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है नहीं है, कोई भी आपका कमेंट चीजें हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना, ताकि कमेंट सेक्शन में एक एंगेजमेंट मुझे दिखाई दे कि आप लेक्चर्स देख रहे हो, कैसी चीजें आपको लग रही है, क्या और सजेशंस आप देना चाहोगे, ताकि हम और इम्प्रूव कर सके और आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सके और चीजें आपके लिए बेहतर हो सके, और सारे बच्चे अपना जो टारगेट है जून 2025 का वो कंप्लीट कर सके और अपना एग्जाम इस बार जेआरएफ क्लियर कर सके। तो चलिए हमारे इस लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों को हमारे इस बैच के जूरिस्प्रूडेंस के, पीआईएल के, कॉन्स्टिट्यूशन के और कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के नोट्स परचेज करने हैं तो वो हमें ईमेल जरूर करें। ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर पिन कॉमेंट पे पता चल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी बच्चों को जो भी फिलहाल हम पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, कितने प्राइस पर करवा रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पिन कमेंट पर पता चल जाएगी। आप वहां से चेकआउट करिए और हमें ईमेल जरूर करिए जो भी आपको परचेज करना है। फटाफट करिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए। बहुत टाइम नहीं बचा एग्जाम को लेकर, 2 हमारे पास महीने बचे, 2 सवा 2 महीने, और सारी चीजें आपकी कम से कम 8-9 बार रिवाइज हो जानी चाहिए। ठीक है, अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखो। कम से कम जितने भी हमारे सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको अब तक कम से कम आपको 6-6, 7-7 बार रिवाइज कर लिया होगा, करना है आपको इतना रिवाइज, क्योंकि आने वाले जो सब्जेक्ट है उनके लिए आपके पास फिर टाइम बच जाएगा उनको अच्छे से रिवाइज करने का। ठीक है, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज तो हर बच्चे को परचेज करने हैं, ताकि आपको चीजें और आपके जो कंसेप्ट है उन पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो सके। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस तो आपको परचेज करने चाहिए हमसे। ठीक है, तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर करवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा प्राइस है, बहुत बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। ठीक है, 50-50, 60-60 रुपए के है, कोई 100-150 रुपए के प्राइस है, ज्यादा इससे ज्यादा का प्राइस हमने नहीं रखा है, और काफी सारे क्वेश्चंस हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि आपका हर टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये कह रहा है हु इज द प्रपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पिजन होल थ्योरी की जगह अगर आपको लॉ ऑफ टोट्स लिखा आ जाए तभी भी शौक मत होना, सोचना ये मत सोचना कि क्या पूछा है हमसे। तो ये पूछ रहा है कि पिजन होल थ्योरी का प्रपाउंडर कौन है। कल हमने लॉ ऑफ टोट्स और लॉ ऑफ टोट के बीच का जो एक क्वेश्चन है कि क्या होता है उसको हमने सोल्व किया था और समझा था कि विनफील्ड क्या कहते हैं और सालमंड क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था सालमंड ने लॉ ऑफ टोट्स यानी कि पिजन होल थ्योरी दी है, और जो लॉ ऑफ टोट की थ्योरी है वो दी है हमारे विनफील्ड ने, जिसको सपोर्ट करते हैं चीफ जस्टिस प्रैट सपोर्ट करते हैं, फ्रेडरिक पोलोक सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा चीफ जस्टिस होल्ट भी उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पिजन होल थ्योरी किसने दी थी? सालमंड ने दी थी। तो पहले का तो आंसर बी होगा, सीधा पता चल जाता है। अगर आप यहां देखोगे प्रपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ टोट तो विनफील्ड है, और लॉ ऑफ टोट को सपोर्ट किसने किया था? वो पोलोक ने भी किया था, चीफ जस्टिस होल्ट ने भी किया था, और चीफ जस्टिस प्रेट ने भी किया था। फ्रेजर ने नहीं किया था मेरे ख्याल से। तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये कह रहा है कि जो वर्ड टोट है ये डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड कौन से लेटिन वर्ड से निकला है। तो मैंने पहला ही जो लेक्चर हमारा हुआ था टोटियस लाइबिलिटी से रिलेटेड, वहां मैंने आपको बताया था कि जो लेटिन वर्ड टोटम है हमारा, उससे हमारा जो टोट है वो निकला है। याद है आपको? मैंने आपको बताया था। और इंग्लिश में इसका मतलब होता है ट्विस्टेड एक्ट। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। तो देखो यार टोटम कहाँ दिया हुआ है, देखो बी ऑप्शन में टोटम दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बी है और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर बी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं वो क्या है। ये कह रहे हैं डैमनम, जो मैक्सिम है डैमनम सिने इंजुरिया, इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि इंजुरिया सिने डैमनम का मतलब याद रख लो, डैमनम सिने इंजुरिया का मतलब आपको याद हो जाएगा। डैमनम का मतलब मैंने आपको बताया था डैमेजेस, सिने का मतलब विदाउट, और इंजुरिया मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट या इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका मतलब निकल के आता है डैमेजेस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट या वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विद डैमेज और लॉस, ये तो गलत है। दूसरा, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी, दिस इज ऊबी जस ईबी रेमेडियम, ऊबी जस ईबी रेमेडियम। अगर आप इस तरीके से हर ऑप्शन को सोल्व कर पा रहे हो ना, तब इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर है। मैंने हर बार ये बोला कि जब भी आप पीवाईक्यूज या कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो वहां पर आपको हर क्वेश्चन ऑप्शन को चेक करना है कि क्या आपको उसके बारे में कुछ चीजें पता है कि नहीं है, आपको पता है कि वो ऑप्शन गलत क्यों है, आपको पता है कि वो ऑप्शन ठीक क्यों है। ठीक है, इसी तरीके से केस लॉ के भी जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप इसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश किया करो। गूगल पे चेक करो कि ये केस किससे रिलेटेड है, ये केस किससे रिलेटेड है, तो आपके क्वेश्चंस और ज्यादा अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा केस लॉज आप अच्छे से याद रख पाओगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन एब्सोल्यूट राइट विदाउट डैमेज और लॉस। यहाँ एब्सोल्यूट राइट दिया हुआ है तो हमारा लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है, तो ये भी गलत है, बी ऑप्शन भी हमारा गलत आ जाता है। बचा डी, डैमेज और लॉस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। तो मैंने बताया था डैमनम का मतलब होता है डैमेजेस सीने विदाउट इंजरी, मतलब इन्फ्रिंजमेंट या वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट। तो थर्ड का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अगर आपको साथ साथ में पता है ना तो चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आपके क्या है क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे आगे जो क्वेश्चन है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग जजमेंट इन टोट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। केस का क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ रहा है कुछ केसेस दिए हैं, इनको कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। देखो पहला केस है हमारा एशबे वर्सेस वाइट का केस, हमने किया था और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मैंने आपको बताया था। तो एशबे वर्सेस वाइट का केस मैंने बताया था, इंजुरियस इन डैमनम पर लीगल लीडिंग केस है, और ये 1703 में मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे बताना चाहिए था कौन सा एमसी मेहता का केस है। तीसरा आता है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है, ये भी हमारा कुछ 1800 के आसपास का केस है मेरे ख्याल से, ये हमें चेक करना पड़ेगा, तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ ये कब का केस है। हाँ, 1868 का केस है ये। उसके अलावा डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का केस है, ये आपको आगे आने वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से 1932 का केस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ऑब्वियस सी बात है ए ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए, तो जहां ए नहीं है उसको काट दो। देखो यहाँ बी सबसे पहले, ये कट गया, इसमें ए है, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, फिर है हमारा ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, डी का हमारा ऑप्शन हो सकता है, ये ए नहीं, यहाँ से शुरू में ए में नहीं है तो ये गलत है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा। देखो सबसे पहले तो ए होगा, उसके बाद हमारा होगा अगर आप देखोगे 1868, क्योंकि एमसी मेहते का अगर कोई भी केस है तो वो इससे तो पहले नहीं आया होगा, तो सी ऑप्शन हमारा पहले होगा। तो उसके अलावा हमारा या तो सबसे पहले आएगा डी, या फिर आएगा बी, या फिर आएगा बी, या फिर आएगा डी, तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर में निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एमसी मेहता वाला केस है, या तो फूड फर्टिलाइजर वाला केस होना चाहिए, क्योंकि काफी बार आएगा वो इसके अंदर टोट के अंदर आपको केस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो अगर फूड फर्टिलाइजर केस भी है तो वो 1932 के बाद हुआ था, है ना। तो हम ए सी डी बी ये ऑप्शन लेके चलते हैं, देखते हैं ए सी डी बी कहाँ है। ए सी डी बी देखो बी ऑप्शन में निकल कर आता है, तो फोर्थ का हमारे लिए बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, लेकिन इस पीडीएफ के क्वेश्चन है जो इनका आंसर आपको दूसरी पीडीएफ में देखने को मिलेगा। मेरे पास एक और पीडीएफ है इनसे रिलेटेड, डेफिनेशन ऑफ टोट से रिलेटेड, वहीं पर इनके सबके आंसर दिए गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ना, तो फोर्थ का आंसर देखो बी यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, मेरे पास 2 पीडीएफ है इसकी, इसलिए मैं आपको
ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ है जिसका आंसर बी है। ये आप चेक कर लेना कि एमसी मेहता, मेरे ख्याल से फूड फर्टिलाइजर वाला केस ही यहाँ पे दे रखा है, साथ में मेंशन हमें करना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोर्ट इज अ सिविल, टोर्ट मीन्स इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये पूछ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि काफी बच्चे सालमेंट और जो लिमिटेशन वाली जो डेफिनेशन है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, सालमेंट वाली जो डेफिनेशन है वहां पे बताया गया है कि टोर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसका जो रेमेडी है आपको क्लेम में मिलती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलती है। ठीक है, ये एक वर्ड वहां पे डिफरेंट हो जाता है और वहां पे बोला विच इज, बाकी लगभग सारी चीजें सेम आ जाती है। तो ये डेफिनेशन ही हमारी कोडिफाइड डेफिनेशन है टोर्ट की, जो दी गई है हमारे लिमिटेशन एक्ट में। और लिमिटेशन एक्ट कब आया था, 1963 का ही एक्ट है, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। कई बार एक्ट की जो एनेक्टमेंट ईयर होते हैं उसमें पूछ लिया जाएगा आपसे। और इसके सेक्शन 2 क्लोज एम में ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्शनेबल पर से। ये कह रहा है कि एक्शनेबल पर से इसका क्या मतलब है। देखो, एक्शनेबल पर से का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपको टोर्ट में क्या है, आपको अगर कोई भी टोर्ट एक्शनेबल है, मतलब कोई भी टोर्ट है, आपको वहां पे डैमेजेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या प्रूव करना है, सिर्फ एक्शनेबल है या नहीं वो प्रूव करना है। ठीक है, जैसे ट्रेसपास है, ट्रेसपास अपने आप में एक्शनेबल है, वहां पर आपको डैमेजेस हुआ है या नहीं हुआ ये आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी ने ट्रेसपास किया है तो आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, वहां पे आपको रेमेडी मिलेगी मिलेगी। आपको कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इंजुरिया सीने डैमनेम है जो वो क्या एक्शनेबल होता है अपने आप में, वहां आपको डैमेजेस प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको टोटियस लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वहां किया जो डिस्कस किया था वहां हमने ये बात की थी। तो एक्शनेबल पर से का मतलब होता है एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेजेस। ठीक है, यहां पे देखो ऐसा कुछ लिखा है क्या, ए ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, एक्शनेबल ओनली इन द सिविल कोर्ट्स, तो ये गलत है। अ टोर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो सिक्स्थ का आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको ध्यान में रखना है। और ये सारी चीजों पर मैंने जोर दिया है जब आपको पढ़ाया है लेक्चर्स में, तो इसलिए नोट्स और लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको दो दो बार तो जरूर देखने हैं। ठीक है, अपने नोट्स को कम से कम 8-8 9 बार रिवाइज कर लोगे ना, तब जाके आपका जेआरएफ क्लियर होगा, क्योंकि अब लिस्ट बड़ी हाई जाती है। अगर आपने देखा हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की लिस्ट इस बार 218 के आसपास गई है, तो आने वाले टाइम पे ये और बढ़ती जाएगी। तो इससे कंपटीशन टफ होता जा रहा है ना, तो आपको हर चीज पे बड़ा ध्यान देना होगा। और अपना रिवीजन तो आपको कम से कम 9-9 10-10 बार करनी पड़ेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये कह रहा है, हमारा जो 7th क्वेश्चन है, एक मिनट मुझे थोड़ा पीडीएफ ऊपर करने दो। ये कह रहा है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ टोर्ट इन विच वे। वही मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट और टोर्ट के बीच में जो डिफरेंस करवाया था वहीं से स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ टोर्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, ये आपको बताना है। तो आप देखो, जो इट इज एक्शनेबल इन बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। ये कह रहा है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये सिविल और क्रिमिनल कोर्ट दोनों में एक्शनेबल होता है। उसके अलावा इट जनरली कंसर्न रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज ओनली। ये कह रहा है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये जनरली दो पार्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप उससे रिलेटेड होता है। ये बात वैसे ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलवेज रिटन, ये भी गलत है, सॉरी पहला भी गलत है। टोर्ट इज मेड बाय प्रीडोमिनेंटली ऑफ स्टैच्यूट लॉ। ये कह रहा है टोर्ट जो है ये स्टैच्यूट लॉ द्वारा पहले से ही बनाया गया है, ये गलत है हमारा। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट निकल के आता है। तो 7th का क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें यहाँ से पता चल रही है। और मैंने आपको नेचर करवाते टाइम जो नेचर ऑफ टोर्ट है उसको करवाते टाइम ये चीजें आपको बताई थी किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ये कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लॉ ऑफ टोट। ये रहा लॉ ऑफ टोट का प्राइमरी फंक्शन क्या है। मतलब लॉ ऑफ टोट में जो पार्टी होती है उसको कॉम्पनसेशन मिलता है, ठीक है। तो जो क्लेमेंट वगैरह होंगे उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा, पनिशमेंट तो इसमें मिलती नहीं है, तो इसका ये प्राइमरी फंक्शन निकल के हो सकता है एक। बाकी देखते हैं इसमें क्या है। द पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग डूअर, पनिशमेंट तो मिलता नहीं है। क्लैरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन राइट ऑफ पार्टीज नहीं। तीसरा कह रहा है स्प्रेडिंग ऑफ लॉसेस थ्रू द सोसाइटी, थ्रू आउट सोसाइटी, ये भी गलत है। कॉम्पनसेटिंग द क्लेमेंट, तो ये इसका सही है। मैंने आपको बताया था पार्टीज, जो इंजर्ड पार्टी है उसको क्या मिलता है, जिसको इंजरी हुई है उसको क्या मिलता है, उसको कॉम्पनसेशन मिलता है। तो ये बात ठीक है। हमारा 8th का क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये कह रहा है इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी गलत निकल के आती है। तो ये कह रहा है इन टोट द डैमेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन। नहीं भाई, क्योंकि ये तो लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता है, टोट में तो नहीं होता। ये स्टेटमेंट हमारा आंसर होनी चाहिए। बाकी 3 और देखते हैं। इन टोट देर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। ये बात ठीक है क्योंकि विनफील्ड ने यही बात बोली अपनी डेफिनेशन में, है ना। इसके अलावा इन टोट देर इज अ वॉयलेशन ऑफ राइट इन रैम, ये भी हमने देख लिया था। तो राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टोट का जो डिफरेंशिएशन किया था वहां हमने देखा था, तो ये बात ठीक है। इन टोट द मोटिव फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज इमटेरियल। ये कह रहा है कि टोट में जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए मोटिव अगर आप बात करो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ड्यूटी ब्रीच होनी चाहिए, मोटिव का कोई इसमें पंगा है नहीं, तो ये बात भी ठीक है हमारी। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स तो ठीक है ये, लेकिन पूछा है स्टेटमेंट गलत कौन सी है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, तो 9th का ए ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोट में जो डैमेजेस होते हैं ये पार्टीज द्वारा फिक्स नहीं किए जाते, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जिनको कोर्ट फिक्स करती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है। एक एक पॉइंट अगर आप अब तक देख रहे होंगे, अब हमने सब कुछ डिस्कस किया एग्जाम हमारे नोट्स के अंदर, हमारे लेक्चर्स के अंदर बड़ा डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें समझाई है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है टोटियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। ये वर्ड ध्यान है आपको, विनफील्ड की डेफिनेशन में है, मेरे ख्याल से डेफिनेशन ही पूछी है ये कह रहा है दिस ड्यूटीज टुवर्ड पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये डेफिनेशन किसने दी है, ठीक है। फील्ड में ड्यूटीज फिक्स्ड होती है, ये ट्रिक बताई थी मैंने इसको याद रखने की। ट्रिक क्या थी, फील्ड में ड्यूटीज फिक्स्ड होती है, याद है ये सारी चीजें। तो फील्ड यानी विनफील्ड और ड्यूटीज फिक्स्ड यानी ये वाला वर्ड यहां से निकल के आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन हमारे विनफील्ड ने दी है और यही डेफिनेशन आपसे अभी जनवरी का जो एग्जाम था वहां पर पूछी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टोट। ये कह रहा है कि टोट के लिए इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। टोट इज अ सिविल रॉन्ग, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है दिस सिविल रॉन्ग इज अदर देन अ मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये भी बात ठीक है, मैंने बताया था कि टोट क्या है, ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो ये बात तो ठीक है हमारी। हमने देख लिया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अलग चीज होती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है, दोनों का डिफरेंस हमने समझा था, ये वही बात है। तीसरा कह रहा है इट इज सिमिलर टू क्रिमिनल रॉन्ग रिलेटिंग टू अनसिविलाइज्ड सोसाइटी। ये कह रहा है क्रिमिनल जो टोट है और क्राइम है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात गलत है। और यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट ही पूछा कि कौन सा नहीं है। तीसरा चौथा कह रहा है दिस रॉन्ग इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। आपको टोट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, ये बात भी ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, या बोल सकते हो इनमें से कौन सा टोट का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, सी निकल के आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में और आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है हमारा।
पूछ रहा है असर्शन, देखो क्या है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टोट, यानी विनफील्ड की जो थ्योरी थी लॉ ऑफ टोट की, यहीं से आपको सारी चीजें उस थ्योरी से रिलेटेड याद आ जानी चाहिए। ये कह रहा है कि एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज नो जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज टू बी ट्रीटेड एज टोट। ये भी सही बात है, उन्होंने विल्डफील्ड ने यही बोला था कि हर रॉन्गफुल एक्ट जिसके लिए कोई एक्सक्यूज और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसको हम टोट मानेंगे। सही बात है, इन्होंने यही बात बोली थी, तो ए स्टेटमेंट हमारी ठीक है। इसका रीजन देखो क्या दिया हुआ है, कहता है थ्योरी ऑफ पिजन होल वाज प्रोपाउंडेड बाय साल्मंड। ये बात ठीक है, पिजन होल थ्योरी किसने, साल्मंड ने दी थी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है, लेकिन रीजन जो है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप कैसे देखोगे, यहाँ पे आप बिकॉज लगाओगे बीच में, तो आप इसको पढ़ के देखो ऐसे, दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टोट एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज नो जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज टू बी ट्रीटेड एज अ टोट बिकॉज थ्योरी ऑफ पिजन होल वाज प्रोपाउंडेड बाय साल्मंड। ये तो कोई बात नहीं बनी, कोई रीजन नहीं बना पहली स्टेटमेंट का। ठीक है, बस दोनों एक अलग अलग स्टेटमेंट दी है। ठीक है, कि ये जो पिजन होल थ्योरी है ये साल्मंड ने दी है, और लॉ ऑफ टोट जो विनफील्ड की थ्योरी है उसका क्या मतलब है। दोनों एक स्टेटमेंट दी है जो अपने आप में ठीक है, लेकिन जो रीजन के अंदर स्टेटमेंट दी है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इससे हमारा बी ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाता है, जो कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, लेकिन जो आर है यानी रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, इस तरीके से आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, पता चल गया कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं क्या। ये कह रहा है कि टोट एक सिविल रॉन्ग है फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन। नहीं, रेमेडी क्या है हमारी टोट के अंदर, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, तो पहली तो गलत है। ये कह रहा है कि टोट इज एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। गलत, टोट ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये बात भी गलत है हमारी। तो मतलब ये बात गलत है, हमारा टोट क्या होता है, ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। तीसरा देखो, ये कह रहा है कि टोट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो कह रहा है कि टोट क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है राइट इन रैम का, राइट इन रैम होता है ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। ये बात ठीक है हमारी। तो टोट क्या होता है, राइट इन रैम होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट इन पर्सोनम होता है। डी ऑप्शन देखो, ये क्या कह रहा है, टोट इज अ वायलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी ओव्ड टू पीपल जनरली फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये भी ठीक है, गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो 13th का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कई मतलब 12-13 क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, और आपको इस तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है। अपना जो नोट्स है उनको इस तरीके से पढ़ना है, और हमारे जो लेक्चर्स है नोट्स है उसी तरीके से आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको पसंद आ रही है। इस लेक्चर को जितना ज्यादा हो सकता है आगे शेयर करना, लाइक करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो आपको पता चल सके। और सभी बच्चे हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखना, पढ़ लेना, किसी को परेशान मत करना। ठीक है।